हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 7 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है समुद्री हीट वेव। जलवायु संकट के कारण इसका प्रभाव और ज़्यादा तीव्र हो गया है। ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के पास लगभग 30,000 से ज़्यादा मछलियां मरी पड़ी हैं, जिसके पीछे प्रमुख कारण मरीन हीट वेव या समुद्री हीट वेव को माना जा रहा है। और इस पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह की एक घटनाएं 2010 में भी हुई थी। ठीक है। दूसरा है बजट 2025-26 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो ग्रोथ इंजन है, उसमें से जो तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट। 2 इंजन कृषि और एमएसएमई सेक्टर को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब ये तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट और चौथा रहेगा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके जो पढ़ाने का वादा किए हैं उसमें से जो है ये तीसरा पार्ट है, इसको समझेंगे। और अगला जो हमारा समाचार है ये नेचर एक पत्रिका है, उसमें 5 फरवरी को एक लेख एमआईटी के अध्ययनकर्ता जो भारत में अभिजीत बनर्जी, भारतीय मूल के हैं अभिजीत बनर्जी और एस्टर ड्यूफ्लो, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 2019 में पाया था, और कुछ लोगों ने मिलकर एक अध्ययन किया है कि भारत में जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनमें से जो मार्केट में काम कर रहे हैं या अपना वेंडर का काम कर रहे हैं, वो उनका स्किल, मैथ कैलकुलेशन स्किल, और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कैलकुलेशन स्किल अलग अलग है। और इसको हम समझेंगे कि ये अध्ययन क्या कहता है और कहीं ना कहीं भारत में पाठ्यक्रम की सामग्री को बदलने की सुझाव ये अध्ययन देता है, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के पास मछलियों का ये अंबार लगा हुआ है। मरी हुई मछलियां, लगभग 30,000 से ज़्यादा मछलियां मरी पाई गई थी। उसके पीछे ये कारण बताया गया कि समुद्र में वहाँ पे हीट वेव चल रहा था, जिसे बोलते हैं मरीन हीट वेव। हमारे यहाँ भी हीट वेव आता है, जिसे लू कहते हैं। उसी तरह की जो है मरीन हीट वेव होता है। मरीन हीट वेव तब होता है जब किसी भी विशेष स्थान पे समुद्र तल सतह का तापमान जो है 3 से 4 डिग्री ज़्यादा होता है, और ये 5 दिन, कम से कम 5 दिन तक 3 से 4 डिग्री तापमान अधिक रहता है, तो कहा जाता है कि मरीन हीट वेव वहाँ पे चल रही है। और ये घटनाएं जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे और ज़्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि जो हमारे समुद्र होते हैं वो धरती में जो भी गर्मी होती है उसका 90% वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे में ये समस्याएं देखी जाती है। मरीन हीट वेव का प्रभाव जैसे मछलियों की मौत के रूप में देखा ही है, साथ साथ कोरल विरंजन के रूप में जो है विदेशी प्रजातियों के संक्रमण के रूप में, जो मरीन जीव जंतु हैं उनके अनापेक्षित व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। और इन सब का प्रभाव निश्चित रूप से मानव के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अपने आर्थिक संसाधनों के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपने बहुत कुछ चीज़ों के लिए समुद्र और उसके संसाधनों पर निर्भर है। तो ऐसे में जब वहाँ पे दिक्कत होती है तो हमें भी महसूस होता है। साथ ही साथ मरीन हीट वेव के प्रभाव के कारण जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इस मामले को पूरे की तरह से। देखिए, एक नया अध्ययन आया है, विश्लेषण आया है, वो कह रहा है कि जनवरी माह में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के पास 30,000 से अधिक मछलियों की मौत हुई थी, उसके पीछे कारण था मरीन हीट वेव या समुद्री हीट वेव। और ये घटनाएं, संभावित जो घटना है, ये जलवायु परिवर्तन से कारण का लगभग 100 गुना अधिक हो सकता है। यानी ये चीजें और भी बढ़ती जाएगी। इसमें एक विश्लेषण करने वाले समूह ने कहा कि इसकी गंभीरता अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान साल के इस समय में औसत से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ऊपर पहुंच गया है। तो ये चीजें बढ़ती रहने की संभावना है। क्या है मरीन हीट वेव? देखिए, समुद्री हीट वेव या मरीन हीट वेव क्या होता है? तो ये एक एक्सट्रीम मौसम घटना होती है, चरम मौसम घटना होती है। क्या घटनाएं होती है मरीन हीट वेव के दौरान? जो है समुद्र, किसी विशेष समुद्र का, पूरे समुद्र में नहीं, किसी विशेष समुद्र में किसी विशेष स्थल का जो है समुद्री सतह का तापमान लगभग 5 दिन तक, लगातार 5 दिन तक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान से अधिक होता है, तो कहा जाता है कि वहां पे मरीन हीट वेव चल रही है। हम नॉर्मल हीट वेव से अगर तुलना करें कि जब हमारे यहाँ पे जो औसत तापमान होता है उससे ज़्यादा 5 डिग्री से ज़्यादा तापमान लगभग 1 सप्ताह तक चलता है, 5 दिन 7 दिन चलता है, तो हम कहते हैं हीट वेव आई है या लू चल रहा है। यानी लू तो लोकल नाम है, लेकिन हीट वेव चल रहा है। उसी तरह की जब घटनाएं, समुद्र सतह का तापमान बढ़ जाता है किसी समुद्र में लगातार 5 दिन तक,
तो माना 3 से 4 डिग्री तो माना जाता है कि वहाँ पे हीट वेव चल रहा है। और मरीन हीट वेव कभी कभी हफ्तों, महीनों और वर्षों तक भी रह सकता है। इसको लेकर जो अध्ययन एक किया गया था, नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन था 2018 में, इसका नाम था ग्लोबल वार्मिंग के तहत समुद्री हीट वेव। इसमें कहा गया था कि पिछले कुछ दशकों में मरीन हीट वेव लंबे समय तक चलने वाले, अधिक लगातार और तीव्र हो गए हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN कहते हैं, इसकी 2021 की एक रिपोर्ट थी। इसमें कहा गया था कि पिछले एक दशक में मरीन हीट वेव में 50% की वृद्धि हुई है और ये अब लंबे समय तक चलते हैं और अधिक गंभीर रूप से ये दिखाई देते हैं। अब यह है कि वर्तमान में समुद्री हीट वेव की परिघटना तीव्र क्यों हुई है। देखिए, हीट वेव के चलने के जो कारण है उसमें ये देखा गया है, पहले भी चलते रहे लेकिन अब उसकी तीव्रता ज़्यादा हो गई है। क्यों देखा गया है? क्योंकि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल या 1870 के बाद के दशक में जो है, अब तक जो है वैश्विक स्तर पे औसत समुद्र का तापमान लगभग 0.9 डिग्री से लेके एक कुछ और ज़्यादा यानी बढ़ गया है उनके तापमान में। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि एक जो है वैश्विक तापमान 1.3 डिग्री बढ़ गया है और समुद्र तल का तापमान जो है, समुद्र की सतह का तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ये सब जो होता क्या है, जब तापमान बढ़ता है तो उस तापमान का अधिकांश हिस्सा जो है समुद्र द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वाटर की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है तो वह ज़्यादा एब्जॉर्ब किए रहता है। तो वो जब गर्मी को महसूस करता है, जब गर्मी को एब्जॉर्ब करता है तो धीरे धीरे उसके सतह का तापमान बढ़ जाता है और ऐसे में ये हीट वेव की घटनाएं और ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। और ये इस कारण जो है जलवायु संकट के कारण, ये मतलब जो जलवायु संकट क्या है, यानी जो गर्मी का जलवायु परिवर्तन के कारण या जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण ये घटनाएं और तेजी से ज़्यादा दिखाई देती है। 2018 के अध्ययन में ही कहा गया है कि मरीन हीट वेव की वर्तमान संख्या 1.5 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक वार्मिंग के लिए औसतन 16 गुना हो जाएगी और जब 2 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक वार्मिंग होगी तो ये 23 गुना हो जाएगी, जो पहले से बड़ी है और गुना हो जाएगी। और इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया की घटनाएं दिख रही हैं वो इसकी बारंबारता बढ़ जाएगी। अब प्रश्न है कि इसका समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो औसत तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से मनुष्यों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत आती है, लेकिन समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी हो सकता है। 2010 से 2011 के गर्मियों के दौरान जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के पास था वहाँ पे विनाशकारी मछलियाँ मरी थी। हाल फिलहाल में ये मौतें देखी गई थी। इसी तरह की घटनाएं 2005 में उष्णकटिबंधीय अटलांटिक और कैरिबियन में जो उच्च समुद्री तापमान के कारण वहाँ कोरल विरंजन की घटनाएं देखी गई है। और जो हिंद महासागर या अन्य जो देशों में अन्य सागरों महासागरों में भी जो कोरल विरंजन की घटनाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मरीन हीट वेव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि फिर कोरल जो होते हैं उनके लिए तापमान बढ़ने के कारण उनके सामने दिक्कत होता है और फिर वो कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं दिखाने लगते हैं। साथ ही साथ हीट वेव के कारण कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियों का भी विकास हो जाता है जो उस क्षेत्र विशेष के समुद्री जीव पारिस्थितिकी तंत्र या जीवन को नुकसान पहुंचाने लगता है। और भी एक घटनाएं देखी जाती है कि इसके कारण कई सारे समुद्री जीवों का व्यवहार अजीब हो जाता है, अटपटा हो जाता है, जिनके कारण वो खुद अपना जीवन खतरे में कर लेते हैं। जैसे देखा गया है कि कई जहाँ पे समुद्री मरीन हीट वेव चल रहा है या समुद्री हीट वेव देखा गया है, वहाँ पे अक्सर जो वहाँ पे पाई जाने वाले वेल हैं वो खुद ही शिकारी जाल में जो है कांटे हैं जाके खुद ही फंस जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये कुछ घटनाएं होती है जिनके कारण समुद्रिक जीवन पर या जो जीव जंतु हैं उनके जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अब ये समुद्री जनजीवन पर पड़ता है तो निश्चित रूप से मनुष्य पर भी पड़ेगा। पहले तो ये है कि इसके कारण जो मनुष्य निर्भर है समुद्र पे अपने खाद्यान्न के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने रोजगार के लिए, उन सब पे जो है नुकसान पड़ता है, वो सब प्रभावित होगा। दूसरा, जलवायु घटनाओं को भी दृष्टि से देखा जाए तो मरीन हीट वेव के बढ़ने के कारण समुद्र सतह का तापमान अगर कहीं बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ पे ज़्यादा वाष्पन होगा, ज़्यादा गर्मी जो है पानी जाएगा और जिसके कारण वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी तीव्रता ज़्यादा दिखाई देगी और ऐसे में तूफान जमीन पर जब पहुंचेगा तो अधिक शक्तिशाली हवाएं लाएगा, भारी वर्षा लाएगा और अधिक बाढ़ आएगी, जिसका मनुष्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए IUCN ने कहा है कि मरीन हीट वेव का तटीय समुदायों पर गहरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है तूफान के वृद्धि के कारण। और चूंकि समुद्री जीवन पर जो है तटीय लोग ज़्यादातर समुद्री
भोजन के लिए, व्यापार के लिए उस पर निर्भर रहते हैं, उसको भी प्रभावित होने की संभावना देखी जाती है। और ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा उसको बढ़ने की संभावना है। क्या कम किया जा सकता है? देखिए, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत अभी इसमें कटौती करोगे तो आपको आज कटौती कर दोगे कल इसका तापमान कम हो जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है और ये लंबे समय से ये बढ़ा भी है, तो ये लंबे समय से अगर धीरे धीरे कटौती की तरफ बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन इस समय आशा पालना मुश्किल ही है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के देश पेरिस जो है या और भी क्लाइमेट संधियों से बाहर हट रहे हैं, उससे तो मुश्किल ही लग रहा है कि वो जलवायु परिवर्तन को लेकर सीरियसनेस दिखाई दे रही है दुनिया के देशों के सामने। ठीक है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक वैश्विक समस्या है और वैश्विक स्तर पे जो है उसकी चुनौतियों को हल करने में जब सक्सेस नहीं है देश, तो क्या कह सकते हैं। दूसरा समाचार, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम अपने हर रोज़ एक बजट के बारे में या इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताएंगे, तो अभी तो बजट के बारे में ही चल रहा है। आज के हमारे टॉपिक में हम बजट में महत्वपूर्ण तीसरे ग्रोथ इंजन के रूप में जो बताया गया है निवेश, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए जो हमें ग्रोथ इंजन चाहिए वो 4 हैं। कृषि है, एमएसएमई सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट है एंड एक्सपोर्ट है। हम अभी पिछले लेखों में या पिछले वीडियोस में हमने कृषि पर चर्चा कर लिया है, एमएसएमई सेक्टर पर चर्चा कर लिया है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट में चर्चा करेंगे और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इन्वेस्टमेंट में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट की बात की है। लोगों में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। यानी कि हमें जो ह्यूमन रिसोर्स है या लोग हैं, अपने जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफी है, उसको बेहतर बनाना है, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना है, हमें अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करना है और हमें इनोवेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है। और इन सारे पहलुओं को बजट में डिटेल में बताए गए कई सारी योजनाएं हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, बजट में यानी विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति में निवेश पर तो वित्त मंत्री ने 2025-26 के अपने बजट भाषण में अर्थव्यवस्था के विकास यात्रा के गंतव्य के रूप में विकसित भारत के लक्ष्य को स्वीकारा है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की इस विकास यात्रा के लिए 4 शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात है। बजट 2025 में तीसरे विकास इंजन के रूप में निवेश पर भी विशेष बल है। इसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश या इनोवेशन में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन शामिल है। तो पहले देखते हैं लोगों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन पीपल। इसमें ये बजट उन प्रावधानों को करेगा जिसमें से लोगों के हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन जो है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल, यानी हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, हमारा शिक्षा बढ़िया हो, हमारा कौशल बढ़िया हो, इन पहलुओं पर इसमें ध्यान दिया जाएगा। जिसमें से पहला है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये जो परियोजना चल रही है, पहले से ही चल रही है और इसमें देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और आकांक्षी जिलों के लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी प्रावधान किया जा रहा है। अब जो उनके बजट में, इस बजट में जो उनके खर्च के लिए मानदंड दिया गया उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो बजट एलोकेशन बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि खर्च के साथ, यानी ये और ज़्यादा इसे मजबूत करने की बात कर रहे हैं। दूसरा है अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला या अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें स्कूल स्तर पर बच्चों को व्यवहारिक जीवन की जो है विज्ञान को व्यवहारिक जीवन के साथ या प्रयोगात्मकता के साथ जोड़ने की, यानी हमारी शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने की, रिसर्च आदि करने की जो अप्रोच डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब चल रहा है। 10,000 लैब की बात थी, अब उसे इस बजट में कहा गया है कि अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में 50,000 इस तरह के अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसमें ये एक तरह से कि स्कूल और उच्च स्तर पर भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए ये भारतीय भाषा पुस्तक योजना लाया गया है। इसमें यह है कि विद्यार्थियों को अपने विषयों का बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे अपनाया गया है कि वो जो ज्ञान है स्कूल से लेकर उच्च स्तर में वो भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सके। अगला है राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। पिछले साल का जो जुलाई माह में बजट था यानी जो सरकार बनी थी उसके बाद, इसमें वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए आवश्यक कौशल को अपनाया गया है। इसमें इसके पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन के लिए
अधिक समीक्षा को शामिल किया गया है और इस चीज़ों पर ये बल दिया जाएगा। आईआईटी के क्षमता का विस्तार किया गया है। बजट में बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटीओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। जो पहले 65,000 था 2014 में, आज 1,35,000 आईआईटी में लोग पढ़ रहे हैं। ओवरऑल 23 आईआईटी है। जो 2014 के बाद जो 5 आईआईटी है उनमें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा और ताकि 6500 और विद्यार्थियों के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है सुविधाजनक बनाया जा सके। तो ये कोशिश किया जाएगा कि आईआईटीओं में जो नए आईआईटीज है उसमें शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना है कि 6500 विद्यार्थियों को और बेहतर ढंग से उनको शिक्षा मिल सके। शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी। 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के लिए आर्टिफिशियल जो है उत्कृष्टता केंद्र जो है बनाया गया था। अब इसमें शिक्षा के लिए भी इसको लागू कर दिया जाएगा 500 करोड़ की योजना के साथ। ठीक है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। इसमें देखिए बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 1,10,000 स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पीजी और यूजी मेडिकल एजुकेशन की सीटें हैं। और ये देखा जाए तो ये उसके पहले जो 2014 तक था उसमें से 130% की वृद्धि दिखा रही है। और साथ ही साथ अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों की और बढ़ाना है। यानी जो अभी पिछले 10 सालों में 130% बढ़ाए हैं, अभी और 75,000 बढ़ाना है 15 सालों में। और उसके लिए जो है 10,000 अतिरिक्त जो है इसी जो आगामी बजट है इसी में ही 10,000 सीटों को बढ़ाना है और अगले 5 साल में ये संख्या 75,000 सीट तक की जाएगी। तो 1,10,000 वो और 75,000 वो 1,85,000। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेक्टर की जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है कि पब्लिक के अनुसार यानी जो लोग हैं उनके अनुसार डॉक्टरों की संख्या कम है। तो डॉक्टर तो पढ़ेंगे तभी तो उसको कमी को दूर करने के लिए मेडिकल एजुकेशन के लिए सीटों को बढ़ाने की बात इसमें की गई है। साथ ही साथ जिला स्तरीय जितने भी जिला स्तरीय अस्पताल हैं सब में डे केयर कैंसर जो है केंद्र बनाया जाएगा ताकि कैंसर रोगियों का वहाँ पे इलाज किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। और इसके लिए 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में किया जाएगा। इस वर्ष 200 जिलों को लिया जाएगा तो लगभग 630 जिलों के आसपास है। तो 3 सालों में ये संख्या पूरी कर दी जाएगी। इसी तरह से पीएम स्वनिधि योजना है। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं 68 लाख से ज्यादा उनको लोन देने की बात की जा रही है। और इस योजना में अब थोड़ा सा विस्तार करते हुए इसमें स्वनिधि योजना को बैंकों से बढ़े हुए ऋण के साथ 30,000 रुपए तक की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इनको मिलेगा। और साथ ही साथ इनका जो है कैपेसिटी बिल्डिंग सहायता के लिए भी इसमें पहल की जाएगी ताकि स्ट्रीट वेंडरों के बेहतरी किया जा सके। गिग कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा। गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं यानी जिनको हम प्लेटफॉर्म पे काम करते देखते हैं, जैसे जोमेटो बॉयज हैं या जो जोमेटो बॉयज हमें जो सामने दिखाई देते हैं उसी तरह से प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हैं। उसी तरह से आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं उन पे या फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या इस तरह के काम करने वाले जो कि एक तरह से फिक्स्ड इनकम नहीं कर रहे हैं और वर्तमान सर्विस इकोनॉमी की व्यवस्था है जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है। इन लोगों को भी बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये पहल किया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाए। यानी जो 5 लाख तक की बीमा वाली बात है इनको भी उसमें बढ़ाया जाएगा जिससे कि 1 करोड़ कामगारों को इसमें सहायता मिल सकती है, जिससे उनके जीवन को कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस कराया जा सकता है। अब ये तो हुआ लोगों में निवेश। अब अगला है अर्थव्यवस्था में निवेश। इसमें देखिए बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाने का काम करेगा। इसमें पहल ये की गई है कि जो संबंधित प्रत्येक मंत्रालय हैं केंद्र स्तर पर वो 3 साल की परियोजनाओं की एक पाइपलाइन लेकर आएंगे कि कितनी 3 साल में परियोजनाएं चलाई जाएंगी और जिन्हें पीपी मोड में लागू किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे लाएं और इसके लिए आईपीडीएफ या आईपीडीएफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड योजना से वो सहायता मांग सकते हैं। इसी तरह से बुनियादी ढांचा के लिए राज्यों को सहायता के लिए जो 50 साल की जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक परिव्यय प्रस्ताव एक मुश्त ब्याज ऋण जो है ब्याज मुक्त ऋण है 50 साल के लिए 1.5 लाख वाली, उस पर भी बल दिया जाएगा। वो योजना चलती रहेगी।
परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30, 2021 में घोषित परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम था। इसके तहत जो परियोजनाओं में काम करने वाली कंपनियां हैं वो अपना ज़्यादा ऋण ले सकती है मोनेटाइजेशन करके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे में नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के लिए 2025 से 30 के बीच में 5 सालों के लिए द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को लाया जाएगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कुछ नए जो निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि सरकार को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निजी निवेश आ सकता है, क्योंकि जितनी ज़रूरतें हैं उसको अगर सरकार, एक रिपोर्ट अध्ययन आए थे कि अगर उसको सरकार उसको पूरा करने के लिए अगर अपने ही बजट से प्रावधान करती है तो वह अपने जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है या फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर सकती है। ऐसे में उसको निजी निवेश को लाना पड़ेगा, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई। उसमें से कुछ चीज़ों को यहाँ पे संदर्भित करने की कोशिश की जा रही है। सारी चीज़ें नहीं है, वो मैं पीछे पढ़ाया हूँ, जाके उसको देख लीजिएगा। इसी तरह से 2028 तक जल जीवन मिशन योजना का विस्तार कर दिया गया था। 2019 में ये योजना लाई गई थी और इसका लक्ष्य था कि सभी को शामिल कर लेना है। अभी 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल दिया जा रहा है, यानी जो ग्रामीण आबादी का 80% है। जो बाकी बचे लोग हैं उनको 100% तक कवरेज करने के लिए इस योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इसमें मुख्य ध्यान जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसकी गुणवत्ता बने रहे और जन भागीदारी आधारित उनकी देखभाल की जा सके, ऐसे में इसमें बल दिया जा रहा है। शहरी चुनौती एक निधि बनाई गई है। जुलाई 2024 के बजट में ही शहरों के विकास और पुनर्विकास केंद्र के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव था। इसको लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि बनाया गया है। ये जो भी शहर के क्षेत्र की परियोजनाएं लागत है उसका 25% तक इसमें वित्त पोषित करेंगे, लेकिन जरूरी है, शर्त ये है कि बाकी उस लागत का 50% बांड के जरिए, बैंक ऋण के जरिए या पीपीपी के जरिए वित्त पोषित किया जाए। यानी जो भी स्थानीय स्तर की संस्थाएं हैं जो शहरी विकास से जुड़ी हुई हैं, अगर वो 50% बैंक ऋण, बांड या पीपी की तरह कर रही हैं तो 25% केंद्र सरकार इस फंड से कर देगी। बाकी पैसे को उन स्थानीय संस्थाओं के द्वारा अपना पूरा किया जाएगा। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ये देखिए सरकार ने अभी ऊर्जा परिवर्तन का जो लक्ष्य है उसमें ये तय कर दिया है कि हमें 2047 तक 100 गीगावाट या 1 लाख मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना है। किससे? परमाणु ऊर्जा से। इसके रास्ते में जो प्रमुख रुकावट, मैंने ये देखा जा रहा है कि ये इतना बड़ा लक्ष्य आप बगैर निजी क्षेत्र के सहयोग से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें 2 रुकावट है, 2 कानून है जो इसमें रुकावट डाल रहा है। एक 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो निजी क्षेत्र के लिए वो परमाणु ऊर्जा को बिल्कुल उसके सरकारी संस्थाओं तक ही करता है, उसके संचालन की जिम्मेदारी देता है, तो उसमें संशोधन करनी पड़ेगी। और एक सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो है लाइबिलिटी एक्ट 2010 है, जिसमें जो संचालनकर्ताओं हैं उनको भी उस थोड़ा सा वो अपनी जिम्मेदारी को जो प्रोवाइडर हैं, कंपोनेंट प्रोवाइडर, उन पे डाल सकते हैं। ये दोनों एक्ट कहीं ना कहीं भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र को और वैश्विक स्तर के सहयोग को दोनों रोकने का काम कर रहे हैं, और भारत सरकार ने इसे परिवर्तित करने का किया है ताकि इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को लाकर हम तेजी से न्यूक्लियर एनर्जी के वाले क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ लघु मॉडुलर रिएक्टर या स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कम से कम ये तय है कि 2033 तक 5 स्वदेशी स्तर के एसएमआर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे चालू हो सके। ठीक है। समुद्री विकास निधि स्थापना की गई है। इसमें 25,000 करोड़ रुपए की राशि वाला समुद्री विकास निधि की स्थापना की गई है। ये भागीदारी और वितरण आधारित ये काम करेगा और सरकार 49% तक योगदान देगा और शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्रों से इसमें जुटाई जाएगी। समुद्री क्षेत्र के लिए विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की गई है। जो उड़ान स्कीम है, जो अभी तक उसने 1.5 करोड़ से ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोगों को तीव्र परिवहन के लिए वायुयानों का इस्तेमाल करने के लिए समर्थ बनाया है, अब इसे अगले संशोधित करके अगले 10 सालों में कर दिया गया है कि अब लक्ष्य तय कर दिया गया है कि 4 करोड़ से ज़्यादा और लोगों को किया जाए। यानी जो उड़ान योजना है उसको उस पर और ज़्यादा नया तरीके से इसमें लाने की कोशिश की गई है। इसमें परिवर्ती, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों की सहायता करने की भी बात इसमें
की जा रही है। स्वामी फंड बनाया गया है। स्वामी फंड क्या है? सस्ती और मध्यम आय वाले आवासों के लिए विशेष विंडो। उसमें ऐसे आवास हैं जो किसी न किसी मध्यम वर्ग के लिए है, सस्ते अफोर्डेबल हैं, लेकिन वो उनको तमाम तरह की, खासतौर से कोरोना या अन्य रेरा आदि गतिविधियों के कारण अगर वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि जो मध्य वर्ग है उसका ईएमआई तो चल रहा है लेकिन उसको आवास नहीं मिल रहा है। इसके लिए सरकार जो है इस फंड के जरिए, स्वामी फंड के तहत जो है उनकी फंडिंग करके उन जो कह सकते हो संकटग्रस्त प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसी तरह से अब तक जो है इसमें 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनकी चाबियां लोगों को सौंपी जा चुकी हैं। 2025 में 40,000 और अन्य किया जा सकता है, यानी कि 90,000 हो जाएगा। साथ ही ये जो स्वामी फंड 2.0 यानी द्वितीय पीढ़ी का आया है, इसमें सरकार, बैंक और निजी निवेशकों का योगदान करके 15,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, ताकि 1 लाख इकाइयों को और शीघ्रता से पूरा किया जा सके। यानी जो स्वामी जो फंड आया था स्वामी 1 में, वो 90,000 अभी तक होने की बात है, 50,000 हुआ है, 40,000 2025 में हो जाएगा। और उसका जो द्वितीय पीढ़ी है स्वामी 2, उसके जरिए जो है 1 लाख अतिरिक्त इस तरह के संकटग्रस्त परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम वर्ग को एक उनका जो घर का सपना है उनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन, इसमें 50 पर्यटन स्थलों को जो राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके, और इसके लिए जो भी चाहिए वो इस बजट में प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था इनको राज्यों के द्वारा करना पड़ेगा, बाकी जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। और पिछले जुलाई बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले जो स्थानों पर जोर देने की बात की गई है, अब उसमें भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर भी विशेष ध्यान देने की बात की गई है। अब इसके बाद जो थर्ड है निवेश में, कि वो नवाचार में निवेश। अभी तक हमने इसमें बजट में देखा लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश, अब नवाचार में निवेश या इनोवेशन में निवेश की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये वो पहलू है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए छूटा दिखाई देता है। वैश्विक स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट में देखेंगे तो औसत लगभग 1 से 1.5% के आसपास है, जबकि भारत में ये 0.5% है जीडीपी का, और ये काफ़ी कम है। इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जबकि इजराइल जैसे देशों में 6% से ज़्यादा है। अमेरिका आदि देशों में भी लगभग 3-3.5% है। उसके पीछे की जो वजह है कि उन देशों में ज़्यादातर निवेश निजी क्षेत्र की तरफ जाता है। जैसे अमेरिका में 2/3 से ज़्यादा निवेश, चाइना में 2/3 से ज़्यादा निवेश निजी क्षेत्र से जाता है, 1/3 सरकारी क्षेत्र से। भारत में उल्टा हो जाती, उल्टी गंगा बहने लगती है, 2/3 सरकार की तरफ से जाता है, 1/3 के आसपास निजी क्षेत्र के तरफ जाता है। तो उसी तरह की कोशिश को, इसको बदलने की कोशिश मांग की जाती रही है, तो इसमें भी कोशिश की गई होगी। देखिए, अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए देखिए जुलाई में बजट में घोषित था, निजी क्षेत्र से पेरिस अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया था, ये इसमें बात की गई है, इसको जारी रखा गया है, इसके लिए पैसा दे दिया गया है। उसमें पहल की बात की गई थी, अब इसमें पैसा दे दिया गया है। डीप टेक के लिए फंड्स ऑफ फंड बनाया गया है। इसमें यह है कि अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड बनाया गया है। जो डीप टेक को फंडिंग करेंगे उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था इसमें की गई है। पीएम रिसर्च फेलोशिप है, जिसमें IITs और ISC में जो रिसर्च करना है उसमें 10,000 फेलोशिप इसके तहत प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत दिया जाएगा। फसल जन्म प्लाज के लिए जीन बैंक की बात की जाएगी, अभी ये व्यवस्था चली आ रही है। इसमें 10 लाख जन्म प्लाज लाइनों के दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में आनुवंशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण जो है करेगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन इसमें जारी किया गया है इस बजट में। देखिए, ये भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उपयोग करते हुए यह मिशन भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन को ये सुनिश्चित करेगा। तो ऐसे में ये बहुत सारी मिशन है। और साथ ही साथ ज्ञान भारतम मिशन है, इसमें ये कोशिश किया जाएगा कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, संग्रहालय हैं, पुस्तकालय हैं और निजी संग्रहकर्ता हैं, उनके पास उपलब्ध जो पांडुलिपि हैं उनके सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का शामिल किया जाएगा।
और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह जो है स्थापित किया जाएगा। इन पांडुलिपियों को एक तरह से डिजिटल माध्यम से संग्रहित किया जाएगा, जिससे कि भारतीय इंडियन नॉलेज जो है, ट्रेडिशनल नॉलेज को आगे बढ़ाया जा सके। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो जनवरी माह की जो योजना है उसमें डिटेल है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। 3 पार्ट में हमने वीडियो भी बनाया है, पीछे जाके आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे वेबसाइट, हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे। तीसरा जो हमारा न्यूज़ है वो ये है कि MIT अमेरिका की एक प्रमुख संस्था है, जान ही रहे हैं, वहाँ पे एक अभिजीत बनर्जी और एस्टर ड्यूफ्लो, ये 2 और लोग भी, 2 प्रमुख हैं, 2 और भी लोग जो हैं, इन लोगों द्वारा एक अध्ययन किया गया भारत में। अब अभिजीत बनर्जी, एस्टर ड्यूफ्लो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लोग 2019 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ज्वाइंट रूप से मिल चुका है। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, एस्टर ड्यूफ्लो फ्रांस की हैं। खैर, तो इसमें वो बात नहीं, बात यह है कि इन लोगों ने एक अध्ययन किया, एक अध्ययन हुआ, उसमें कुछ 2 तरह के अध्ययन का मेन विषय ये था कि भारत में जो बच्चे स्ट्रीट वेंडर के रूप में या बाजार में अपना सामान बेचते हैं या बिक्री आदि खरीद कर रहे हैं, उनकी गणितीय प्रणाली वो कैसे गणनाएं करते हैं, और यानी जो व्यवहार में कैसे गणनाएं करते हैं, और स्कूल में बच्चे कैसे मैथ को सॉल्व करते हैं। एज ग्रुप लगभग बराबर लिया गया, उसमें से ज़्यादा बच्चे यहाँ भी थे, यानी बाजार में भी काम कर रहे थे और स्कूल में काम कर रहे थे। अध्ययन में ये पाया गया कि जो बाजार में काम करने वाले बच्चे हैं, कई सारे जब उनको कॉम्प्लेक्स प्रश्नों को दिया गया, यानी किसी को मैंने बताया गया कि 800 ग्राम का ये बता दो, तो वो उन लोगों ने जल्दी से सॉल्व कर दिया। जबकि उसी चीज को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिया गया जिनका व्यवहार से अनुभव नहीं था, तो उनको समस्या आई। हालांकि सॉल्व तो वो भी कर दिए, लेकिन उनको टाइम लगा या थोड़ा समस्या आई। जबकि ये जो बाजार वाले बच्चे हैं, जब इनको स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती है प्रथम संस्था के लिए जो है उनको दिया गया, तो उनको चुनौती आई, जबकि उससे ज्यादा कठिन प्रश्न वो यहाँ पे कर सकते थे। तो इसको लेकर अभिजीत बनर्जी का कहना है कि ये ऐसा है कि जो हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो हम जो उनको जो पद्धति बताते हैं, जो तरीका बताते हैं, उसको वो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि इनका व्यवहार में कैसा प्रयोग हो। जबकि व्यवहारिक धरातल में जो बच्चे हैं वो कुछ अलग से अपना शॉर्ट ट्रिक प्रयोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं करते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा में और जो व्यवहारिक शिक्षा में कहीं ना कहीं खासतौर से मैथ को लेकर कमी है, और यह कहीं ना कहीं जो हमें व्यवहार में ज्ञान मिल रहा है उसका इस्तेमाल स्कूली स्तर पे, और जो स्कूल का ज्ञान है उसको व्यवहारिक स्तर पे करने में कहीं ना कहीं मिसमैच ये बताई देता है। हालांकि एस्टर ड्यूफ्लो ने कहा कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो उनके अपने देश फ्रांस में भी इसी तरह की चीजें हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस जैसे देशों में अमूर्त जो है मैथ की जो पढ़ाई होती है वो ज्यादातर अमूर्त होती है, व्यवहारिक स्तर पर समझाने में उसकी कमी रहती है। तो आइए इसको जरा देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता एस्टर ड्यूफ्लो और अभिजीत बनर्जी सहित शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा एक अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला कि खुदरा बाजारों में काम करने वाले बच्चे कुछ सेकंड में जटिल बाजार लेन देन को मानसिक रूप से गणना कर सकते हैं, लेकिन जब स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सरल अमूर्त गणित से संघर्ष वो करते हैं, यानी उससे ज्यादा जटिल को वो आसानी से जब लेन देन वाला होता है तो कर डालते हैं, लेकिन जब स्कूली गणित को उनको दिया जाता है तो उनको समस्याएं आती है। वहीं उनके स्कूल जाने वाले बच्चे अकादमिक गणित में तो उत्कृष्ट हैं, लेकिन बुनियादी वास्तविक दुनिया की गणना करने में वो विफल हो जाते हैं। ये एस्टर ड्यूफ्लो और अभिजीत बनर्जी क्यों हैं? ये दोनों ऐसे हैं जो उनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन दोनों द्वारा MIT में एक कहते हैं कि JPAL करके एक स्कॉलरशिप क्या है, एक ऐसा सेंटर चलाया जा रहा है ज्वाइंट रूप से, जो वैश्विक स्तर पे डेवलपमेंट इकोनॉमी के क्षेत्र में वो काफी महत्वपूर्ण या नेतृत्व करता उसे माना जाता है। तो उसी सेंटर के द्वारा ये अध्ययन भारत में किया गया है। देखिए, अध्ययन के बारे में अगर देखा जाए तो ये MIT और अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन किया गया है, नेचर जर्नल में प्रकाशित है। इसको कहा गया बच्चों के अंकगणितीय कौशल व्यवहारिक और शैक्षणिक गणित के बीच स्थानांतरित नहीं होते हैं, ये बात इसमें कहा गया है। और देखिए, ये निष्कर्ष गणितीय विचारों की सहज और औपचारिक समझ के बीच उपयोग संबंध बनाने में भारत के शैक्षिक प्रथाओं की विफलता की ओर ये बात करता है। इस टीम ने दिल्ली और कोलकाता से 1436 बाल विक्रेता, यानी जो बच्चे स्कूल बाजारों में अपना स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं, और 471 स्कूली बच्चों के साथ ये अध्ययन करके इसमें देखा गया है। बच्चे वही 15 से 17 साल की उम्र के थे और इस पर उन्होंने अध्ययन किया था।
इसमें क्या पाया कि व्यवहारिक गणितीय समस्या पर स्कूली छात्रों का प्रदर्शन कम क्यों हो जाता है, या वाइसा वर्सा कि जो व्यवहारिक गणित में सफल है वो स्कूल में जाके सफल क्यों नहीं होते हैं, या स्कूली जो छात्र हैं वो व्यवहारिक गणित पर क्यों नहीं सफल होते हैं। क्योंकि इस अध्ययन में पाया गया कि केवल 1% स्कूली बच्चे ही व्यवहारिक बाजार की समस्याओं को हल कर सकते हैं, जबकि 1/3 से अधिक कामकाजी बच्चे इसे आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे बताया गया कि किसी कोई चीज़ बेच रहे हैं, अगर उसका दाम मान लो 30 रुपये किलो है, तो उनसे बताया गया भाई कि 140 ग्राम दे दो, तो वो तुरंत उसकी कीमत वो निकाल लेते हैं। लेकिन जो बच्चे जो करते हैं उनको समय लग जाता है। और इसी तरह के जब उल्टा जब अपनाया गया कि जो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसको वो बच्चे हल कर लेते हैं, स्कूल जो व्यवहारिक जीवन यानी जो मार्केट में जो बढ़िया वो काम कर लेते हैं, यानी गुड़ा भाग कर लेते हैं। गुड़ा भाग मतलब अपना व्यापार चला लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, कीमत आदि बता सकते हैं, उनको व्यवहारिक जो सैद्धांतिक गणित के प्रश्न हैं उनको हल करने में दिक्कत आई है। इसमें जो पाया गया कि कामकाजी बच्चे कुशल मानसिक शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, जबकि स्कूली बच्चे धीमित लिखित गणनाओं पर जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि 43 गुणे 30 तो वो क्या करेंगे, या 43 गुणे 10 तो वो क्या करेंगे, 43 गुणे 11 तो क्या करेंगे, 43 से 10 का गुणा करके 430 प्लस 43 जोड़ के 473 बता देंगे। जो व्यवहारिक काम करने वाले हैं वैसे मानसिक कुछ शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, जबकि ये वाले जो बच्चे वो पूरा जाएंगे 43 गुणे 11 1 से 4 3 जोड़ घटा के तब करेंगे। और इस तरह से कहीं ना कहीं उन्हें समय लगता है, कर तो वो भी देते हैं लेकिन उन्हें समय लगता है, जबकि व्यवहारिक बच्चे जो है तेजी से कर देते हैं। तो ऐसे में ये है कि बनर्जी कहते हैं कि उन्होंने एक एल्गोरिथम सीखा है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसी के अनुसार वो चलते हैं। लेकिन ये नहीं सिखाया गया है कि इस तरह के आपको समस्या को कैसे हल करना है व्यवहारिक जीवन में। तो ऐसे में एल्गोरिथम को आधा समझते हैं, इसलिए जब वो इसे लागू करने का प्रयास करते हैं तो वह पूरी तरह से इनको काम नहीं कर पाता है। और ऐसे में भारत में स्कूल प्रणाली के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। देखिए एस्टर डुफ्लो ने निष्कर्ष में कहा कि भारत में स्कूल प्रणाली बहुत संकीर्ण रूप से अलग थलग है। अलग थलग ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें अंतर है। कई बार व्यवहारिक ज्ञान पे हम व्यवहारिक जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम स्कूलों में कैसे करें नहीं कर पाते हैं। और कई बार स्कूलों में हम बहुत कुछ सीखे रहते हैं, उसका इस्तेमाल हम व्यवहारिक ज्ञान में कैसे कर पाएं, इसमें मिसमैच है, जिसके कारण समस्याएं आ रही है। और इसलिए भारत में पाठ्यक्रम के पुनर्विचार करने की बात करें कि जब किया जाए तो यह ध्यान में रखा जाए कि हम इन दोनों तरीकों को जोड़ा जा सके। इसके लिए वो शुरुआत में ही कहते हैं कि सब खेल और समूहों में गतिविधियों के माध्यम से इसे खेल के जरिए इसे चीजें सिखाई जा सकती है। अब यह है कि क्या अन्य देशों से भी तुलना की जा सकती है कि केवल भारत की समस्या है। तो डुफ्लो कहती हैं कि अन्य देशों से इसके बहुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह का बहुत अध्ययन हुआ नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक अध्ययन हुआ था 5 बच्चों पर ब्राजील में किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि व्यवहारिक स्तर पर काम करने वाले भी बच्चे बेहतर काम करते हैं व्यवहारिक समस्याओं को। लेकिन वो कह रही हैं कि अगर तुलना किया जाए तो ऐसा नहीं कि भारत के लिए है। वो खुद अपने देश का उदाहरण देती हैं, फ्रांस की। वो कहती हैं कि फ्रांस के भी समान ही है, क्योंकि वहाँ पे भी एक पीसा एक टेस्ट होता है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम होता है। उसमें फ्रांस के बच्चे बड़ा खराब प्रदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पीसा में बहुत सारे व्यवहारिक गणित के प्रश्न दिए जाते हैं जिनको फ्रांस के बच्चे हल नहीं कर पाते, जैसे कि भारत में। वजह यह है कि दोनों जगहों पे स्कूल प्रणालियां जो है कहीं ना कहीं अमूर्त मैथ वाली चीजें पढ़ाती है। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रणालियों के कह रहे हैं कि हमें मैथ को लेकर, इस तरह की चीज़ों को लेकर ये देखना पड़ेगा। और ये अपने जीवन में मैं देखता हूँ कि कई सारे चीज़ें, जैसे हम लोग बहुत सारे जीएस की अन्य सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, आम लोग उसको हल कर रहे होते हैं लेकिन जब उनको दे दिया जाए कि इसको बताओ तो वो नहीं, उनको लगता है ये कुछ दूसरा है, जबकि व्यवहारिक जीवन में वो उसी तरह की बातें, उसी तरह के सिद्धांत वो कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एक शिक्षा प्रणाली में ये है कि पढ़ाने की शिक्षा का अलग तरीका है, उसको अलग है, उसको व्यवहार में कैसे जोड़ा जाए इसको लेकर चुनौती है। गणित में तो ये अध्ययन दिखाई दे रहा है, अन्य सारी विषयों में भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह के अध्ययन दिखाई देंगे कि हम विज्ञान के बहुत सारे प्रमेय और विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत और चीज़ चाहिए, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बताते हैं कि इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर रहेंगे जहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी और प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।